दिल्ली में निर्भया कांड जैसी एक और घटना सामने आई है, जिसमें 3 आदमी मिलकर एक 34 साल की लड़की के साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया। जिन 3 लोगों ने उस लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, उसमें से एक है ऑटो ड्राइवर, एक है कबाड़ी का काम करने वाला आदमी और तीसरा है अपाहिज आदमी जिसका दोनों पैर काम नहीं करता और वो भीख मांगकर काम चलाता है, भिखारी है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, ये लड़की कोई मूर्ख लड़की नहीं है, कोई बेवकूफ़ लड़की नहीं है, बल्कि समाज शास्त्र से एमए कर रखी है। फिर सवाल कई सारे हैं कि वो लड़की अगर इतना पढ़ी लिखी हुई है तो ये फिर इन तीनों के चंगुल में फंसी कैसे, जिसमें से एक कबाड़ी का काम करता है, एक ऑटो चलाता है और एक भिखारी है। और इसमें एक और बहुत ही अहम बात है कि जब तीनों की पहचान कर ली जाती है और उस लड़की के सामने शिनाख्त करने के लिए तीनों को लाती है पुलिस, तो क्या ऐसा होता है? क्या उस समय लड़की पुलिस के ही रिवॉल्वर से उन तीनों का काम तमाम कर देती है? दोस्तों, ये सब जानने के लिए आपको मेरी इस वीडियो में बने रहना पड़ेगा। दोस्तों, मेरी ये जो वीडियो है इसी घटना पर बेस्ड है। इस वीडियो की एक एक कड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को पूरा समझने के लिए वीडियो को अंत तक बगैर स्किप किए हुए देखिए, तब इस कहानी के एक एक हिस्से को समझ पाएंगे, एक एक किरदार को समझ पाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। कहानी के इस एपिसोड में मैं सूरज राय आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से किसी भी घटना को जब आपके सामने पेश करता हूं तो मैं उस घटना को इस तरीके से पेश करता हूं कि वो घटना एक कहानी की तरह लगे। मैं जो घटना पेश करता हूं उसमें मेरी कोशिश होती है कि उस घटना का हर एक जो पॉइंट है एकदम क्लियर आप तक पहुंचे, जिसके कारण उस घटनाक्रम में, उस पात्र में कुछ बदलाव करने पड़ते हैं। मेरा मेन मकसद आप तक समाचार पहुंचाना नहीं होता है, बल्कि किसी घटना से निकले हुए संदेश को, मैसेज को आप तक पहुंचाना होता है, जिससे कि समाज तक कोई संदेश पहुंच सके, कोई शिक्षा पहुंच सके। साथ ही मैं ऐसा इसलिए भी करता हूं जिससे कि किसी की भी भावना को ठेस न पहुंचे। चलिए, बगैर टाइम लिए मैं सीधे कहानी पर आता हूं। उड़ीसा की एक लड़की होती है जो समाज शास्त्र से एमए कर रखी होती है। उड़ीसा में ही उसकी दोस्ती एक लड़के से होती है और उस लड़के के साथ उसका प्रेम प्रसंग होता है। वो अपने घर वाले को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन घर वाले नहीं मानते। वो दोनों प्लान बनाते हैं कि हम दोनों यहाँ से दिल्ली भाग जाते हैं, दिल्ली में चलकर कोई अच्छा सा जॉब करेंगे। और चूंकि लड़की की जो रुचि थी पहले से ही समाज सेवा में थी, तो वो चाहती थी कि उसका इमेज एक समाज सेवी के रूप में भी हो। तो वो ये सोचती है कि दिल्ली में जाकर जॉब भी करेगी और समाज सेवा भी करेगी। यह सोचकर वो अपने साथी के साथ दिल्ली चली तो आती है। जब लड़की घर से भाग जाती है तो उसके घर वाले थाना में उसके गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कर देते हैं। वैसे कुछ दिनों बाद घर वालों को पता चल जाता है कि ये लड़की किसी लड़के के साथ भागी है, तो उसके बाद वो अपनी लड़की से रिश्ता ख़त्म कर लेते हैं और लड़की से भी कह देते हैं कि आगे तुम कभी घर वापस मत आना। लड़की और वो लड़का दोनों दिल्ली में रहने तो लगते हैं, लेकिन कुछ दिन में ही वो लड़का लड़की को धोखा दे देता है और लड़की को छोड़ देता है। अब लड़की इस तरीके से जिंदगी के उस मुहाने पर फंस गई थी कि वो वापस घर नहीं जा सकती थी। जिसके साथ वो जीने मरने की साथ कसम खाई थी, उसने भी उसे बीच मझधार में छोड़ दिया। अब लड़की बहुत परेशान थी, जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, जिसके कारण उसने अपने घर बार सबको छोड़ा था, उसी ने धोखा दे दिया और जिससे उस लड़की को एक सदमा सा लगता है और वो थोड़ी सी दिमागी रूप से कमज़ोर हो जाती है और जिसके कारण वो कोई अच्छा सा जॉब नहीं कर पाती। जिस कंपनी में उसका जॉब लगा था वो जॉब छूट जाता है और उसके बाद वो अपना भरण पोषण पार्ट टाइम जॉब करके करती थी, जहाँ थोड़ा सा काम मिलता था कर लेती थी, लेकिन किसी भी कंपनी में उसे फुल टाइम जॉब उसके बाद नहीं मिले। अब लड़की की हालत ऐसी थी कि उसके पास महीने के इतने पैसे भी नहीं जमा हो पाते थे कि वो किसी रेंट पर कमरा ले सके। अब जिसके कारण वो लड़की कभी रेलवे स्टेशन पे सो जाया करती थी, कभी बस स्टैंड पे सो जाया करती थी, कभी कभी यात्री को रुकने के लिए होता है वहाँ पर रुक जाया करती थी, कभी कभी तो उसे फुटपाथ पर भी सोना पड़ता था। अच्छा, इस बीच में उसने अपने सामाजिक सेवा के कार्य को नहीं छोड़ा था।
उसका लगाव भिखारियों से ज़्यादा था। वो भिखारियों के लिए कुछ करना चाहती थी, भिखारियों से मिलती, उनको मनोबल देती, उसको इस तरीके से माइंड वॉश करती जिससे कि वो भीख मांगना छोड़कर कोई धंधा, कोई रोजगार शुरू कर ले। दिल्ली के कई इलाकों में उसने इस तरीके से काम किया था और धीरे धीरे उसने अपना मकसद ही बना लिया भिखारियों की सेवा करना, भिखारियों के जीवन को एक नई दिशा देना। वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाती, अलग अलग इलाकों में रहती और अलग अलग इलाकों के भिखारियों के साथ काम करती, उसकी स्थिति को बदलने की कोशिश करती। कई भिखारियों को उसने बिजनेस करना सिखा दिया। कुछ भिखारी उससे प्रेरित होकर जूता बनाने लगे, कुछ भिखारी उससे प्रेरित होकर पेपर बेचने लगे थे। कई सारे भिखारी थे जो अच्छा काम कर रहे थे और जिसके कारण वो दिन रात इसी काम में लगी रहती। इस तरीके से उड़ीसा से भागकर दिल्ली आए हुए उसे 8 साल हो गए थे। जब वो उड़ीसा से भागी थी उस समय उसकी उम्र लगभग 25-26 के आसपास थी। आज उसकी उम्र 34 वर्ष के आसपास थी। पिछले 2-3 महीने से वो लड़की एक नए इलाके में काम कर रही थी, नए इलाके के भिखारियों को सुधारने में लगी हुई थी। वहीं पर एक भिखारी था जो दोनों पैर से अपाहिज था और उसकी गंदी नज़र उस लड़की पर पड़ गई। वो भिखारी इतना शातिर था कि अपने मन ही मन एक प्लान बनाना शुरू करता है। उस भिखारी के दोनों पैर नहीं थे जिसके कारण अकेले इस काम को अंजाम तक पहुंचाना उसके लिए संभव नहीं था। जहां भिखारी रहता था वहां से कुछ दूरी पर एक कबाड़ी वाला रहता था और वो उस कबाड़ी वाला को अपने प्लान में शामिल करता है। कबाड़ी वाले से अपने मन की इस बात बताता है। वो जो कबाड़ी वाला था उसकी भी गंदी निगाह उस लड़की पर थी, उसके मन में भी उस लड़की के प्रति गंदी बातें चलती थी। जब भिखारी उसको अपना प्लान बताता है तब कबाड़ी वाला बताता है कि ठीक है, हम लोग ऐसा कर तो देंगे लेकिन इसके बाद वो पुलिस में तो ज़रूर जाएगी। तो भिखारी बताता है कि उसको पुलिस में जाने ही नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसके घर वाले, उसके माँ बाप छोड़ चुके हैं। हम लोग उसके साथ जो भी करेंगे और उसके बाद उसको मौत के घाट उतार देंगे और इसके लाश को ऐसी जगह दफनाएंगे जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं चलेगा और इसका तो कोई खोज खबर लेने वाला है ही नहीं। और वो इतने शातिर तरीके से इतने बड़े घटना को अंजाम देने की तैयारी में लग जाता है। प्लान के तहत कबाड़ी वाला जो था उसको लड़की से जाके कहना था कि आज सुबह से ही वो जो भिखारी है, अपाहिज है, नहीं मिल रहा है। आज उसकी सुबह तबीयत खराब हुई थी और पता नहीं तब से वो कहाँ गायब है। ये बात कबाड़ी वाला जाके लड़की से बताता है और लड़की तो भिखारियों के लिए काम ही कर रही थी तो वो भिखारी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। शाम का समय था और साथ में वो कबाड़ी वाला भी चल देता है। दोनों में बातचीत होती रहती है। इसी बीच में कबाड़ी वाला इसको मोटिवेट करके एक सुनसान जगह पर ले जाता है। कहता है कि कभी कभी वो उस जगह पर भी जाया करता था। लड़की सोचती है चलो उस जगह पर देख लिया जाए, अभी तो शाम का ही समय है। जब लड़की वहां पहुंचती है तो देखती है कि वो भिखारी वहां पर बैठा हुआ था। वहां पहुंचते ही वो कबाड़ी वाला अपने पास से रुमाल निकालकर उसको सुंघा देता है और उसके बाद वो लड़की वहीं पर बेहोश हो जाती है। लड़की को उसके बाद क्या हुआ इस चीज़ की कोई सुध बुध नहीं होती। चूंकि वो शाम का समय था और लड़की बेहोश हो चुकी थी तो लड़की को झाड़ी में फेंक दिया जाता है और उसके बाद ये दोनों रात होने का इंतज़ार करने लगते हैं। जो ही रात होता है उसके बाद ये दोनों मिलकर उस लड़की के साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म करते हैं। लड़की पूरी तरीके से बेहोश थी, उसे कुछ भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन तभी वहां से गुजर रहे एक ऑटो वाले को कुछ संदिग्ध लगता है और वो ऑटो वाला तुरंत पहुंच जाता है उस जगह पर। जब वहां पर जाता है तो वो इन दोनों को देखता है कि एक लड़की के साथ गलत कर रहा है। तो वहां पहुंचकर वो भी अपनी इच्छा जाहिर करता है, कहता है कि मुझे भी करने दो, नहीं तो मैं हल्ला मचा दूंगा। और उसके बाद वो भी उस चीज में शामिल हो जाता है। ये तीनों मिलकर लड़की के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर देते हैं। लड़की को थोड़ा थोड़ा अंदर से होश आने लगा था। लड़की कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी लेकिन बाहर में क्या बातें हो रही है, क्या किया जा रहा है, इस बात का उसे ज्ञान हो रहा था। लेकिन वो चाह कर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी, कुछ विरोध नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं बची हुई थी।
ये तीनों दरिंदगी करने के बाद वो भिखारी कहता है ऑटो वाले से, तुम भी इसमें शामिल हो गए हो, अब तुम भी हमारा सहयोग दो। तुम्हें सहयोग ये करना है, इस लड़की को हम लोगों ने बेहोश कर रखा है, तुम्हें इस लड़की को यहाँ से लेकर जाना है और यमुना के पुल के ऊपर से फेंक देना है। याद रखो, फेंकने से पहले इसको गला घोंटकर तुम्हें मारना पड़ेगा। वो जो ऑटो वाला था नशे में धुत था, कुछ भी करने को राजी था। वो लड़की को अपने ऑटो में डालता है और वहां से ले जाता है। राजघाट में महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है उसके पीछे से एक सर्विस रोड जाती है। जब वो ऑटो से वहां पहुंचता है तो उसके मन में फिर से हैवानियत दौड़ जाती है और उस लड़की के उस बदहवासी के हालत में फिर से उसके साथ दुष्कर्म करता है। लड़की को अब तक कुछ कुछ होश आ चुका था और वो सारी बातें सुन चुकी थी। पहले तो लड़की को इतना अंदर से होश नहीं था कि वो भाग सके, लेकिन अब उसके अंदर इतनी शक्ति आ गई थी कि वो उस मौके के तलाश में थी कि कब मुझे मौका मिले और मैं यहाँ से उतरकर भाग जाऊँ। और इसी बीच में ऑटो एक जगह रुकती है और वो लड़की चुपके से उतर के निकल जाती है। ऑटो वाला कुछ देर बाद देखता है कि ऑटो में लड़की नहीं है, तो फिर वो एकदम से घबरा जाता है और ऑटो लेकर भाग जाता है सरपट। इधर लड़की अपना जान बचाने के लिए बेतरतीब भागती रहती है और तब तक सुबह के लगभग 3 बज चुके थे। एक सेना का जो अफसर होता है उस समय अपनी गाड़ी से जा रहा था, तो वो देखता है कि सड़क पर एक लड़की जो एकदम डरी हुई सहमी हुई है और ऐसा लग रहा था कि जैसे इसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा हो। तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है और बताता है ये सब बात। पुलिस आती है और उस लड़की को अपने साथ ले जाती है। लड़की की हालत ज़्यादा खराब थी, जिसके चलते उसे एम्स में भर्ती कराया जाता है। एम्स में भर्ती कराए जाने के बाद लड़की से जानकारी लेने की कोशिश की जाती है। लड़की का मेडिकल टेस्ट किया जाता है, तो मेडिकल टेस्ट में लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का रिपोर्ट आ जाता है। लड़की इतनी घबराई हुई थी कि वो किसी से कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी, लेकिन पुलिस उसका पहले भरोसा जीतती है और फिर उससे पूछने की कोशिश करती है, तब वो सारी सच्चाई बता देती है। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बगैर स्किप किए देखिएगा। लड़की उन तीनों अपराधियों के बारे में बता देती है कि एक दोनों पैर से अपाहिज है जो भीख मांगता है, एक कबाड़ी वाला है, इन 2 को तो मैं पहचानती हूँ, लेकिन एक ऑटो वाला है जिसको मैं नहीं पहचानती। पुलिस इन तीनों की खोजबीन शुरू करती है और तुरंत ही उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस के सामने वो तीनों अपना जुर्म कबूल भी कर लेते हैं। वो अपना जुर्म कबूल कर चुके थे और इस लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का जो मामला था वो सिद्ध हो चुका था मेडिकल रिपोर्ट के माध्यम से, जिसके कारण उसको जेल भेजने की तैयारी चल रही थी। इधर लड़की इच्छा जाहिर करती है, पुलिस से कहती है कि मैं उन तीनों अपराधी से एक बार मिलना चाहती हूँ। पुलिस पूछती है कि तुम उससे मिलकर क्या करोगी। हो सकता है कि उससे मिलकर तुम्हें और सदमा पहुंचे, क्योंकि तुम्हारे अंदर उन तीनों के प्रति बहुत ही भय भरा हुआ है। हो सकता है कि उसको देखकर तुम्हारे अंदर ये डर और बढ़ जाए, तुम्हें एक सदमा की तरह लगे, तुम इस ट्रोमा से न निकल पाओ। लड़की कहती है कि नहीं, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। डॉक्टर की निगरानी में और पुलिस की उपस्थिति में उस तीनों आरोपित को लड़की के सामने लाया जाता है। जब वो तीनों वहां आ जाता है तब लड़की पूछती है, क्या मैंने तुम में से किसी को कभी कोई किसी प्रकार का गलत इशारा किया? चूंकि सबसे ज्यादा शातिर वो भिखारी ही था, तो वही उत्तर देता है कि नहीं। फिर लड़की पूछती है, तो फिर तुम सब ने मेरे साथ ऐसा अनाचार क्यों किया? तब वो अपाहिज कहता है, क्योंकि तुम गलत लड़की हो, तुमने अपने माँ बाप को धोखा देकर भागा है, तुम अपने प्रेमी को धोखा दी हो, ना जाने तुम्हारे कितने प्रेमी होंगे, और तुम इस बात का बेमतलब का बखेड़ा बना रही हो, तुम्हारे बहुत सारे प्रेमी होंगे, अगर हम 3 बढ़ ही गए तो क्या हो गया? तो लड़की कहती है कि क्या मैं अपने माँ बाप को धोखा देकर आ गई तो इससे तुम लोगों को अधिकार मिल जाता है कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो? क्या कोई लड़की अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर अगर कहीं रहने लगे तो क्या किसी को अधिकार मिल जाता है कि उस महिला उस लड़की के साथ जो करना चाहे कर सकता है? तब वो अपाहिज फिर से कहता है कि मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम सती सावित्री नहीं हो, तुम पिछले 8 सालों से घर से भागी हुई हो और इन 8 सालों में न जाने कितने आदमी के साथ रात बिताए होंगे। अगर 3 और बढ़ गए तो तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हें परेशानी है, और ये परेशानी इसीलिए है क्योंकि आज तक जिसके साथ तुम सोई वो बड़े बड़े अमीर ज़्यादा थे, पैसे वाले थे, और हम गरीब लोग हैं, इसीलिए तुम्हें तकलीफ हो रही है। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को।
ये जो अपाहिज था इसको अमीर और गरीब के नाम पर डाइवर्ट करने की कोशिश में लगा था। वो जो भिखारी था वो फिर से ये भी कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम इस केस को वापस ले लो, क्योंकि इस केस में हमें फांसी नहीं होगी और ऊपर से मैं अपाहिज हूँ, जिसके कारण मैं बहुत जल्दी ही वापस आऊँगा और ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उस लड़की ने जब उन तीनों को बुलाया था तो उसको ऐसा लगता था कि वो तीनों जब मेरे सामने आएंगे तो उनके आंखों में एक अपराध बोध होगा। मैं उस अपराध बोध को जब देखूंगी तो हो सकता है कि मुझे सुकून मिलेगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा दृश्य था। तीनों में से किसी के आंखों में किसी भी प्रकार की शर्म नहीं थी, हया नहीं थी और किसी भी बात का कोई अपराध बोध था ही नहीं। तीनों एकदम से तन के खड़े हुए थे। उन तीनों के आंख में न तो शर्म थी न डर था और ये बात उस लड़की को चुभ गई। लड़की उससे कहती है कि ये सच कहा तुमने कि आज न कल तुम जेल से निकल ही जाओगे। तो वो फिर भिखारी कहता है इसीलिए अच्छा है कि तुम इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दो। तब वो लड़की कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो, मैं इस केस को वापस ले लेती हूँ, मैं तुम में से किसी को जेल जाने नहीं दूंगी। लड़की जब ये बात कहती है तो उस तीनों के खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। उसको तो लगता है जैसे कि उसने जुग जीत लिया। लड़की पुलिस से कहती है कि मैं अपना केस वापस लेती हूँ। तो पुलिस उसको बहुत समझाती है कि देखो तुम ऐसा मत करो, तुम अगर केस वापस ले लोगी तो फिर इनके ऊपर तो कोई मामला बनेगा ही नहीं, इनको छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन ना जाने ये लोग कितने के साथ इस तरीके का दरिंदगी करेंगे। तुम अगर छोड़ दोगी तो इन लोगों का मनोबल कितना बढ़ जाएगा, इस बात का तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। लड़की कहती है कि नहीं, इन्हें छोड़ना ही है, मैं केस वापस ले रही हूँ। और वापस लेने की तैयारी की जाती है। जहाँ पर साइन करना था वहाँ पर ये साइन कर देती है। जो ही ये साइन करती है उसी समय वो तीनों बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। तभी ये लड़की एक झटके में एक पुलिस के कमर से बंदूक निकालकर और तड़ातड़ फायरिंग करती है और एक झटके में उन तीनों का काम तमाम कर देती है। दोस्तों, ये वो घटना नहीं है जो दिल्ली में घटी, लेकिन ये उसी का रूपांतरित रूप है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इस कहानी के माध्यम से मैं जो मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता था, डायरेक्टली नहीं कह के इनडायरेक्टली मैंने आप लोगों तक वो मैसेज पहुंचा दिया है। जो समझदार होंगे मेरे मैसेज को समझ चुके होंगे। मैं ये नहीं कहता कि हर बार इसी तरीके को अमल में लाया जाए, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति बनती है जहां पर सबसे कारगर तरीका यही लगता है एक लड़की के तौर पर। वैसे आप लोगों का क्या विचार है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब भी आप कमेंट करें तो कमेंट में आप अपना नाम, अपना शहर अवश्य लिखें। आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया।